कोविड में लोगों के अंदर डर किस कारण से हुआ था कि वो एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते थे कि ताकि कोविड हो जाएगा, एक छुआछूत की बीमारी समझने लगे थे। तो उस तरीके से लोगों को मतलब कैसे हम मतलब लोग किस तरीके से सावधान हो सकते थे कि मतलब ये ऐसी बीमारी नहीं है। एक्चुअली सबसे पहली चीज थी लैक ऑफ नॉलेज। जो बंदों को नॉलेज नहीं थी, जब उन्हें पता चला टीवी में, उन्होंने चाइना के कुछ क्लिप्स देखे तो लोग घबरा गए थे। उन्होंने देखा कि लोग छुआछूत के कारण है या सांस से जो निकल रही पार्टिकल्स हैं उनसे ही बंदे इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं। तो लोग घबरा गए। वो अपने जो बाहर वर्किंग करते थे वो घर जाते थे तो घर वाले उन्हें घर में नहीं आने दे रहे। ऐसा इंसिडेंट्स भी देखे हमने, क्योंकि लोग घर से बाहर आ रहे हैं। अब बीइंग मेडिक हम खुद ही ये चीज एक्सपीरियंस कर रहे थे। भाई घर आने आते वक्त में हमें खुद को पूरा वॉश आउट करना पड़ता था, सैनिटाइज करना पड़ता था। इवन कई बार पीपी किट पहन के हम लोग वर्किंग कर रहे थे। तो उस दौरान जब हम कभी जो पहला आउटब्रेक आया, सबसे पहला इंसिडेंट था। तो आइए मिलते हैं अजय जी से। मिस्टर अजय जी, कैसा लग रहा है आपको टीवीटी पॉडकास्ट में आके? धन्यवाद सबसे पहले मुझे इनवाइट करने के लिए, और आभारी हूँ मैं सबका जो आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। सेम अपने ऑडियो जो भी देख रहे हैं। मैं अजय शास्त्री, बी फार्मेसी एम फार्मेसी कर रखी है पंडित बीडी हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज से। तो अजय जी, आपने कोविड-19 में आपने लोगों की मदद किस तरीके से की है? कोविड फर्स्ट वेव में बहुत सी चीज़ों को हमने फेस ऑफ किया। पहला सबसे कंसर्न आया जब महामारी फैली तो लोगों में नॉलेज कम थी, कुछ बीमारी के प्रति, कुछ उसके जो रोकथाम का तरीका था। कहते हैं डिजीज को प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो डिजीज से बचने के लिए पहले प्रिवेंशन था। तो प्रिवेंशन जब मैटर शुरू हुआ तो सबसे पहली चीज उस मूवमेंट में आई कि ये डिजीज क्या है और उसे प्रिवेंशन कैसे किया जाए। तो सबसे पहला कंसर्न आया मास्क, सैनिटाइजर्स, जो किट्स थे वो किट्स की अवेलेबिलिटी करना। बीइंग अ फार्मासिस्ट हमें रिटेल पे प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करना, साथ ही साथ में रिटेल्स पे उनके अवेलेबिलिटी के साथ साथ लैक ऑफ नॉलेज की पूर्ति करना। सबसे बड़ा जो कंसर्न था उस टाइम पे स्कार्सिटी ऑफ प्रोडक्ट था। जैसे कि मास्क उस टाइम पे लोग बाग इतना जानते नहीं थे किस तरीके से उस मास्क का यूटिलाइजेशन है, मास्क होता क्या चीज है। पहले तो लेमन लैंग्वेज में लोगों को पता ही नहीं था मास्क है क्या, और ना ही उसकी क्वालिटी पता थी, ना ही उसका यूटिलाइजेशन। जब कोविड के बारे में पता चला तो लोग घबरा गए कि भाई ये कोविड से सीधा बंदा एक्सपायर हो जाता है। वो किस चीज की बीमारी है, छुआछूत है, क्या है, लोगों को कुछ एक्नॉलेज नहीं था। मैं जिस जगह पे से बिलोंग करता हूँ ये गुड़गांव है, जहाँ पे बाहर से आया हुआ, रूरल प्लेसेस से आया हुआ बंदा है, लेबर क्लास बंदे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण लेबर क्लास बंदा आया है। जब सबसे पहला आउटब्रेक आया, हमारे ही रीजन में एलोकेट किया गया था, वो सेक्टर 11 के अंदर ही आता है। वो सबसे पहला केस जो था वो एक लेडी पेशेंट थी। वो मेदांता के यहाँ पे कहीं वर्किंग करती थी। वो लोअर मिडिल क्लास से थी, उन्हें पता नहीं था कि भाई उन्हें क्या कंसर्न आया है। बट उस फर्स्ट आउटब्रेक में उन्हें मास्क वगैरह में पैकअप करके लाए थे। तो उसके कारण जब गुड़गांव में सीलिंग शुरू हुई तो मास्क की अवेलेबिलिटी सबसे पहले हम लोगों ने अपने लोकल एरिया में जब अवेलेबल करना शुरू किया तो उस मोमेंट में हमने जो एक्सपीरियंस किया वो था मास्क की अवेलेबिलिटी रीच कराना। और कम अवेलेबिलिटी के कारण उसका रेट था बहुत हाई, रेट हाई एज इफ कि अगर गुड़गांव मेडिकल एसोसिएशन इसमें नहीं आती तो गुड़गांव के अंदर मास्क का रेट पहुंच चुका था 20 रुपए 23 रुपए पर पीस, जो कि करंटली आज के टाइम में हैगा 1 रुपए 20 पैसा, 1 रुपए 30 पैसा। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अपने 2-3 ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हूँ। उस टाइम पे हम लोग जो भी मेरे बैच के साथ में, जिन्होंने जो मेरे डिग्री के दौरान थे साथ में, उन्होंने उस मोमेंट पे सबके अपने अपने पर्टिकुलर लिंक्स थे। हम उस टाइम पे इतने सर्जिकल आइटम्स में नहीं इन्वॉल्व थे, हम लोग जनरल मेडिकेशन फॉलो करवाते थे।
तो जो पहला कंसर्न उस मोमेंट पे हमने देखा, लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड करना। लोग जो पैनिक हो रखे थे कि भाई एक प्रॉपर गैप मेंटेन करना, जो गाइडलाइंस हमें गवर्नमेंट के थ्रू से मिली वो हमने लोगों को लेमन लैंग्वेज में बताना शुरू किया कि जी आप पर्टिकुलर स्पेसिस पे आप स्टैंड बाय करें। कोविड में लोगों के अंदर डर किस कारण से हुआ था कि वो एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते थे कि ताकि कोविड हो जाएगा, एक छुआछूत की बीमारी समझने लगे थे। तो उस तरीके से लोगों को मतलब कैसे हम मतलब लोग किस तरीके से सावधान हो सकते थे कि मतलब ये ऐसी बीमारी नहीं है। एक्चुअली सबसे पहली चीज थी लैक ऑफ नॉलेज, जो बंदों को नॉलेज नहीं थी। जब उन्हें पता चला टीवी में, उन्होंने चाइना के कुछ क्लिप्स देखे तो लोग घबरा गए थे। उन्होंने देखा कि लोग छुआछूत के कारण है या सांस से जो निकल रही पार्टिकल्स हैं उनसे ही बंदे इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं, तो लोग घबरा गए। वो अपने जो बाहर वर्किंग करते थे वो घर जाते थे तो घर वाले उन्हें घर में नहीं आने दे रहे। ऐसा इंसिडेंट्स भी देखे हमने, क्योंकि लोग घर से बाहर आ रहे हैं। अब बीइंग मेडिक हम खुद ये चीज एक्सपीरियंस कर रहे थे, भाई घर आते वक्त में हमें खुद को पूरा वॉश आउट करना पड़ता था, सैनिटाइज करना पड़ता था। इवन कई बार पीपी किट पहन के हम लोग वर्किंग कर रहे थे। तो उस दौरान जब हम कभी जो पहला आउटब्रेक आया, सबसे पहला इंसिडेंट था जनरल ग्रोसरीज की अवेलेबिलिटी। जिनके छोटे बच्चे हैं उनको दूध नहीं मिलेगा, क्योंकि अब लॉकडाउन इज अ प्रॉपर लॉकडाउन जिसमें कोई रेगुलर जो डेली नीड्स वाली चीजें थी वो नहीं मिल रही थी। तो फर्स्ट जो मैंने केस देखा था वो था मिल्क, बेबी फीड्स। बेबी फीड्स के लिए हमारे पास लिमिटेड स्टॉक रहता था। नेस्ले, सिमिलैक या एबट जैसी बड़ी कंपनियों के बहुत ही लिमिटेड स्टॉक, क्योंकि वो एक हैवी कॉस्टली प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हर एक रिटेल पे नहीं होता। और जिस एरिया से हम एलोकेटेड है वहां पे बहुत ही लिमिटेड स्कार्स प्रोडक्ट थे। तो उस मोमेंट पे क्या हुआ, मैंने देखा वहां पे लोग बाग लिटरली फाइट कर रहे हैं। एक फार्मेसी में हमें एक एलोकेटेड एरिया दिया होता है कि आप इस पर्टिकुलर विंडो से पेशेंट को अटेंड करोगे। उस विंडो पे एक लंबी लाइन लग गई थी, जिसके कारण इवन जो रोड था वो बाउंड होने लग गया था, लोग परेशान होने लगे। तो इवेंचुअली फिर हम लोगों ने बाहर आके लोगों को काउंसिल किया, जी पर्टिकुलरली नंबर टोकन वाइज आ जाओ और इस तरीके से हम आपको मेडिकेशन दे देंगे। और ऐसा कुछ भी नहीं है, फार्मेसीज 24/7 रहेंगी। आपको जब भी आपको कोई इमरजेंसी नीड भी है तो हम आपके साथ हैं, हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। अजय जी, आज के टाइम में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? आज के टाइम में बीमारी, सबसे पहली बात, जहां तक हम लोग बागों से मिलते हैं, फेस ऑफ करते हैं, सबसे बड़ा कंसर्न तो आज के टाइम में लोगों की खुद की सोच है। जहां सोच की बात मैं कहूं तो लोग बाग यहाँ, जैसे मान लीजिए मैं और आप, हम दोनों साथ में हैं और गलती से मुझे खांसी आ गई, तो आपके मन में सबसे पहली चीज क्या जाएगी? अरे अगले को कोई बीमारी ना हो, कोई छुआछूत की बीमारी। या वो मन में अपने आप ही धारणा बना लेते हैं कि भाई ये बीमारी हो सकती है मुझे। वो एक लोग सोशल स्टिग्मा की तरह लेने लग जाते हैं इस प्रॉब्लम को, भले ही उस अगले को कोई दिक्कत ना हो। कंसर्न ये है आज के टाइम में लोग ह्यूमैनिटी को छोड़ के, जहां कोविड के दौरान ही एक मेरा किस्सा था पर्सनल, पेशेंट को कुछ नहीं था, उसको एक नॉर्मल ब्रोंकाइटिस बीमारी है जो कि अस्थमा का एक कंडीशन होती है, सांसों की हाइपर सेंसिटिविटी, जिसके अंदर आपको छोटी सी चीज को छूने पे एलर्जी हो जाती है। तो ये एक केस था ब्रोंकाइटिस का। पेशेंट आया था हमारे साथ टीम में, डॉक्टर उस टाइम पे बीएमएस डॉक्टर बैठते थे, डॉक्टर देवेश वशिष्ठ। ऑल्दो ही वाज वेरी नॉलेजेबल पर्सन और बहुत ही अच्छी नॉलेज रखते थे। उस दौरान उनके पास एक पेशेंट आया था, वो अपना एक किस्सा बता रहा था कि मैं जी हॉस्पिटल गया था, मैं नाम नहीं लूंगा उस हॉस्पिटल का। उस हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने अटेंड ही नहीं कर रहे थे। वो कह जी आप गेट के बाहर से रहो। और सांस अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर पेशेंट अगर समय पे दवा ना मिले तो सांस ना लेने के कारण हाइपोक्सिया से एक्सपायर हो जाता है, या किसी भी कारण से सांस से रिलेटेड बीमारी से पेशेंट एक्सपायर हो जाता है। कुदरती उस मोमेंट पे अच्छे लोग भी काम कर रहे थे, जो इस नियत से काम कर रहे थे कि भाई जरूरी नहीं सिर्फ कोविड ही इस टाइम पे बीमारी है, सांस से रिलेटेड बहुत सी बीमारियां हैं। तो डॉक्टर देवेश ने उस टाइम पे उस चीज को गहनता से लेते हुए हमें अच्छे से जांच करा के प्रॉपर
हाँ, इसमें मैं लैब वालों की, अपने पैरामेडिक और मेडिकल स्टाफ की बहुत धन्यवाद मानता हूँ भाई। उन्होंने पीछे नहीं हाथ खींचे और उस दौरान में पूरी सेवा करी। आज के टाइम में हमने काफी लोगों को ऐसे देखा है बातें करते हुए कि लोग बोलते हैं कि अंग्रेजी दवाइयाँ शरीर के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयों में आजकल केमिकल वगैरह इशू बना रहता है, वो शरीर के लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो बीइंग अ स्यूटिक स्टूडेंट, मैं जब स्यूटिक्स के दौरान था तो हमें जहां तक पढ़ाया गया था, ड्रग जो है वो, पहली बात तो आज के टाइम में मैं ये कहता हूँ, लोग आयुर्वेद और एलोपैथ के कारण फाइट करने लग गए हैं। आयुर्वेद, मैं किसी की बुराई नहीं चाहता, आयुर्वेद अपनी जगह अपनी इंपॉर्टेंस रखता है, एलोपैथ अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखता है। लोग कहते हैं कि आयुर्वेद बहुत अच्छा है, बिल्कुल, ऑफ कोर्स हम इंडिया से हैं, इंडिया ने ही आयुर्वेद का वो दिया है। हम धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं, चरक जी ने ये नॉलेज दी, इस चीज को सुश्रुत जी का दिया हुआ ज्ञान है। मैं इस चीज को हमेशा से अप्रेज करता हूँ। हम बीइंग अ स्यूटिक्स, हमने फार्माकोगनोसी पढ़ी है, जिसके अंदर हमने हर्बल ड्रग्स भी पढ़ी है, बट ड्रग्स कहाँ से आती है, वो ऑफ कोर्स सोर्स नेचुरल ही होता है। उन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज से हम लोग एलोपैथिक में ले जाते हैं बल्क प्रोडक्शन के लिए। ऐसा है, एलोपैथिक दवाइयां अपना रोल, अब मैं ऐसे में लोगों पे पॉइंट आउट करूंगा, कई बारी लोग सेल्फ मेडिकेशन करने लग जाते हैं, खुद बे खुद जाके केमिस्ट से डायरेक्टली मेडिकेशन ले लेते हैं। हम जब बीइंग अ केमिस्ट, हम कई बारी डॉक्टर कहते हैं कि डॉक्टर का परामर्श लीजिए, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के लाइए। लोग कहते हैं सर मैं 200 रुपए 500 रुपए फीस दे के मैं क्यों, मुझे जब अंत में पैरासीटामोल ही खानी है। जबकि इसी 3 मार्च को ही एक जर्नल ने लॉन्च किया है कि पैरासीटामोल से पॉइजनिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि लोग बाग ओवर द काउंटर, यानी अपने आप जाके केमिस्ट से मेडिकेशन ले ले रहे हैं। बुखार हो रहा है, शरीर दर्द हो रहा है, जाके पैरासीटामोल ले लिया। उन्हें लगता है कि वो 20-30 रुपए में अपना इलाज पूरा कर दे रहे हैं। उन्हें इस चीज का अंदाजा नहीं है कि वो पैरासीटामोल की किस मात्रा में उन्हें शरीर में लेनी चाहिए। हर एक चीज का, आप ज्यादा रोटी भी खाओगे तो वो आपको नुकसान करता है, ठीक है। तो ये कंसर्न है। आप आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों में लिखा जाता है, आप किसी भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को लेंगे उसमें लिखा होता है कि जी आप फिजिशियन के या अपने चिकित्सक की देखरेख में लेंगे। लोग जब खुद ब खुद अपने डॉक्टर बनने लग जाएंगे तो वो कंसर्न वाली बात है। तो सर आपको ना काफी सारे पेशेंट्स मिलते होंगे, उसमें से कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे भी होंगे, लेकिन कुछ लोग आपको अच्छा मानते होंगे कि हाँ इनकी मेडिसिन से या इनकी नॉलेज से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, या इनकी दवाइयों से हमें बहुत आराम मिला है। बट कुछ नेगेटिव भी होंगे कि उनको आराम नहीं मिला होगा, बट वो आपके बारे में कहते होंगे कि ये सर। मैम ऐसा है, लोग ना जज करते हैं बहुत से कंडीशंस पे। अब मैं आपको आज का ही एग्जांपल दे दूं। मॉर्निंग एक पेशेंट आया, वो पीछे किसी बंगाली डॉक्टर से दवाई ले रहा था। बंगाली डॉक्टरों को जो भी एक्सपीरियंस है, उसने जिस हद तक दवा दी, उसने उन्हें 200 रुपए की दवा बना के दे दी। उस 200 रुपए की दवा में डॉक्टर की उसने कोई फीस नहीं ली, उसने अपनी मेडिकेशन दे दी। जब वही चीज उसे नहीं आराम आया और वो हमारे पास आया, तो बीइंग अ प्रैक्टिशनर, हमारे पास जैसे डॉक्टर विजय राठी हैं, उन्होंने उसे पेशेंट को अटेंड किया, उन्होंने उसे डायग्नोसिस के लिए बोला जी पहले आप ब्लड जांच करा लो। ब्लड जांच करा के पहले कारण तो ढूंढें कि कारण क्या है। डॉक्टर नॉर्मली, एक छोटा डॉक्टर, बंगाली डॉक्टर जो है, वो बगैर कारण ही आपको बस आपकी कंडीशन सुन के दवाइयां दे देता है। अब ऐसे में पेशेंट क्या कहेगा, सर आपके पास मैं आई हूं या आया हूं तो आपने पहले मेरे 200 रुपए जांच के करवा दिए, फिर आपको कंसल्टेशन फीस दूंगी, फिर उसके हिसाब से आपने जो दवा दी वो अलग चीज है। अब कई केसेस में, जैसे आज एक पेशेंट था, उसकी छाती में म्यूकस भरा हुआ है, बलगम था, वो कई 2-3 डॉक्टरों को दिखा के आया था। अब इवेंचुअली जब हमने उसे देखा, भाई स्थेतो से जांचा, मैंने कहा आपने पिछली क्या दवाइयां ली हैं, तो वो कह रहा सर हमने तो ये फलाना फलाना दवाई खाई थी, उसके अंदर बेसिकली जो डाल रखा था उन्होंने, वो स्टेरॉइड डाल रखा था। वो स्टेरॉइड आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को गिरता है,
आपको लगता है कि आपको आराम आ रहा है। अमूमन जब आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपके शरीर को ना नुकसान पहुंचाते हुए सिर्फ सादी एंटीबायोटिक और जो रिक्वायर्ड मेडिकेशन है वो दे रहे हैं। वहां पे उस रिजल्ट को, स्टेरॉइड के कारण वो रिजल्ट आपको 2 दिन के अंदर आ जाएगा। वही जो हम ट्रेडिशनल, जो एक प्रॉपर तरीका है, जो सिनर्जिस्टिक थेरेपी चलनी चाहिए थी उन दवाइयों की, उसमें डॉक्टर स्टेरॉइड तब तक ऐड नहीं करता जब तक पेशेंट को रिक्वायर ना हो। अब वहां पे वही कॉस्ट ऑफ थेरेपी, वो चेंज आ जाते हैं। वो थेरेपी लंबी चलती है, इसलिए डॉक्टर को लोग मिसजज करते हैं। वहां पे लोग अपने एंड से रवैया बनाने लग जाते हैं, जैसे कि अब वो लंबा थेरेपी हुआ, लंबी जांच हुई, वो डॉक्टर को कहते हैं जी डॉक्टर कामयाब नहीं है, या फिर ये दवाइयां कामयाब नहीं है। इस लेवल पे लोग अपने उसके सोच के हिसाब से जज करते हैं, तो तब हम किसी की निगाह में खराब बन जाते हैं, किसी की निगाह में सही बन जाते हैं। सर फॉर एग्जांपल, जैसे कि इनकेस अगर मेरी तबीयत खराब हो जाती है और मैं ऑफिस जाते वक्त मुझे लगता है कि मुझे डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं है, तो क्या मैं मेडिकल से जाके दवाई ले सकती हूँ? इनकेस मुझे उससे आराम भी लग जाता है, तो क्या ये सही है या गलत है? हमें भरोसा करना चाहिए मेडिकल वालों पे या नहीं, या डॉक्टर पे करना चाहिए? मैम, आपने एक ऐसा कंसर्न बताया है जो कि समय की रिक्वायरमेंट के ऊपर है। अब आपको अगर कंसर्न है, एक शॉर्ट टर्म इलनेस है, जैसे मान लो अभी आपको जुकाम हो गया या हल्का बुखार है या सर दर्द है, आप ऐसे में भले ही आप, और इमरजेंसी भी है, आपको लगता है भी सिर्फ एक हल्का है और वो एक नॉर्मल लेमन मेडिकेशन से कंट्रोल हो जाएगा, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। उस मोमेंट पे आपको समय की दरकार ये कहते हैं कि जी मेरे को पहले सर दर्द या जुकाम जो भी है, मैं उसे पहले कंट्रोल कर लूं। हाँ, ऑफ कोर्स आप अब केमिस्ट के पास जा रहे हो, वो भी एक पैरामेडिक स्टाफ है, वो, हाँ अगर वो पैरामेडिक स्टाफ है तो, क्योंकि समय, इस समय मैं जैसा कि लोगों को देख रहा हूँ, कोविड के दौरान लोगों ने ये देखा कि भाई मेडिकल लाइन में कुछ लोगों ने ऐसी वीडियोस रिलीज करी जी मेडिकल में बहुत मार्जिन है। मार्जिन होना एक अलग चीज होती है, पैरामेडिक स्टाफ होना अलग चीज होती है, और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अप्रोप्रिएट मेडिकेशन देना एक अलग चीज है। जब तक बंदा खुद एक मेडिकल स्टाफ नहीं है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप मेरे अंडर में काम कर रहे हैं, आप अप्रेंटिसशिप में हैं, आपने देख लिया जी बुखार हो रहा है तो आपने एक पैरासीटामोल दे दी, और वहीं आपके पास एक पेशेंट आया जिसको हाफ साइड हेडेक हो रहा है, आपको नहीं पता क्या मेडिकेशन देना है, बट आपने कहा चलो कोई नहीं, सर नहीं है, मैं मेडिकेशन दे देती हूँ। अब माइट भी उस पेशेंट को माइग्रेन हो, या माइट भी उसकी हिस्ट्री रही हो, कोई सर में कोई क्लॉट किया, कोई सिवियर कंडीशन हो जो आप जज ना कर पाए हो, और ऐसे में आपने कोई गलत मेडिकेशन दे दी, तो वो एक कंसर्न है। तो ऐसे में मैं यूं कहूंगा फर्स्ट एड इज अ डिफरेंट थिंग। आपने जो पहली चीज पूछी वो थी फर्स्ट एड वाली चीज। सेकेंडली जो चीज आपने मैं जो रेस करना चाहता हूं कि फर्स्ट एड और मेडिकेशन में डिफरेंस है। तो जहां आपको प्रॉपर डॉक्टर की कंसर्न लगता है, जिस एलिमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो ऐसे में मैं पैरामेडिक्स के अगेंस्ट नहीं हूं या केमिस्ट के अगेंस्ट नहीं हूं। तो सर हमारे जीवन में डॉक्टर का क्या महत्व है, ये बताएंगे? देखिए, बचपन से हम अब तक देखते हैं कितनी इंपॉर्टेंस है डॉक्टर्स की। हम भगवान का दूसरा रूप कहते हैं डॉक्टर्स को। किसी और में वो क्षमता नहीं जो दूसरे को, बचपन से जब से बच्चा पैदा होता है वो डॉक्टर की बदौलत पैदा होता है। अब वो पुराने वाला वो भी नहीं रहा कि बच्चा अमूमन पहले बगैर किसी असिस्टेंस के आ जाता था। पहले लोग बाग मेहनत करते थे, आज के टाइम में हर एक को या तो सी सेक्शन के थ्रू, बड़े ऑपरेशन के थ्रू आ रहे हैं। तो छोटा बच्चा बचपन से लेके अब बुढ़ापे तक मेडिकेशन पे है। डॉक्टर्स के बगैर तो ये मेरे हिसाब से दुनिया पूरी ही नहीं होती। अगर हम किसी सिवियर कंडीशन में जाते हैं तो लाइफ सेवर तो सिर्फ डॉक्टर ही है, तो उनके बगैर तो मैं नहीं फील करता कि भाई अब मेडिकल हेल्थ केयर बगैर डॉक्टर्स के, बगैर पैरामेडिक स्टाफ्स के कुछ भी नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं कि कभी भी डॉक्टर की तवज्जो सबसे पहली चीज होती है पेशेंट का इलाज करना, और वो अपने अंत से हर बरसर कोशिश करता है कि पेशेंट दुरुस्त हो जाए। उनके लिए वो मायने नहीं रखता कि वो कितना पैसा लग रहा है, वो बाद की बात होती है। ऑल्दो हर एक डॉक्टर के निगाह में ये चीज रहती है कि भाई पेशेंट कितना इकोनॉमिक है, क्या वो कॉस्ट ऑफ थेरेपी बियर कर पाएगा भी कि नहीं। तो ये
हर एक के नॉलेज में रहता है। डॉक्टर अगर कोई ऑपरेटिव केसेस भी होते हैं, ऑल्दो गवर्नमेंट अपने एंड से पूरी सुविधा रखती है, सरकारी हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं। और जहां तक मैं गुड़गांव जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर में रह रहा हूँ, वहां मैं देखता हूँ कि आपको हार्ट सेंटर जैसी सुविधा है, हर जगह CHC, PHC, GH जैसे बड़े बड़े सेटअप्स दे रखे हैं, और हर एक एरिया को उन्होंने PHC, पब्लिक हेल्थ केयर से या कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर से कवर अप कर रखा है। इतनी बड़ी हेल्थ केयर टीम फील्ड में है आज के टाइम में, और हर एरिया में। मैं यही नहीं कह रहा कि गुड़गांव जैसे मेट्रोपॉलिटन एरिया में, मैं गांव देहात जैसे एरिया में भी मैंने वर्किंग करी है। मैं खुद पटौदी पोस्टेड रहा हूँ, मैंने उस एरिया तक में भी देखा है कि मेडिकेशन और मेडिक स्टाफ हर अपने अंत से कोशिश करता है। हाँ बिल्कुल, कई बारी हम देखते हैं सरकारी हॉस्पिटलों के अगेंस्ट कई बारी कंप्लेंट्स आती हैं, मैंने वहां तक भी देखा है, बट उसके पीछे आप रीजन नहीं देखेंगे। एक छोटे CHC या PHC पे ज्यादा से ज्यादा 16-17 स्टाफ होता होगा। CHC PHC पे भी, PHC पे तो मेरे हिसाब से 3 स्टाफ होता है, और उसके पास पेशेंट लोड होता होगा मेरे हिसाब से 100 से ऊपर पेशेंट लोड है एक छोटे उस पे। तो ना चाहते हुए भी पेशेंट हर एक नाना प्रकार के आते हैं, सबका बिहेवियर अलग होता है, तो ना चाहते हुए भी कई बारी बंदा इरिटेट हो जाता है। तो वो रीजन हो सकता है, नहीं तो डॉक्टर अपने अंत से या पैरामेडिक अपने अंत से अच्छा बिहेवियर रखना चाहता है, अच्छी थेरेपी देना चाहता है। सर मेरा एक सवाल है आपसे कि आजकल डॉक्टर बनने के लिए क्या करना चाहिए? ये तो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। ये किसी की, यानी मेरे हिसाब से एक स्टेथोस्कोप कमाने के लिए पूरी जिंदगी बीत जाती है। तो रहा ये एक डॉक्टर का ज्वेल है स्टेथोस्कोप, जो हम आला कहते हैं, और उसको कमाने के लिए हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। उससे ज्यादा तो खैर मैं क्या कह सकता हूँ, एक नॉलेज ही है जो डॉक्टर को डॉक्टर और इंसान को इंसान बनाता है। ये आपका अप्रोच पे डिपेंड करता है। इसी के साथ हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोगों की मदद करते रहें और लोग आपके साथ खुश रहें। धन्यवाद।